हेलो फ्रेंड्स, आज वी आर डिस्कसिंग अबाउट अडॉप्शन। ठीक है, हम हिंदू अडॉप्शन एक्ट पढ़ रहे थे। तो उसमें मैं आपको ये बता रही थी कि कौन कौन से गार्जियंस होते हैं और उनके कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, किस किस केसेस में गार्जियंस एक बच्चे को अडॉप्शन में दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला केस मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे कि क्या होना चाहिए कि दोनों ही पेरेंट्स को, अगर दोनों जो चाइल्ड है उसके दोनों ही पेरेंट्स अगर डेड हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है, तब फिर अडॉप्शन हो सकता है। सेकंड क्या है कि वेयर पेरेंटेज ऑफ द चाइल्ड इज नॉट नोन। जब पेरेंटेज हमें पता नहीं होती, मतलब क्या है, जब हमको ये नहीं पता है कि चाइल्ड को पोसेगा कौन, तो उस टाइम पे हम जो है चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकते हैं। देन हमारा थर्ड पॉइंट है वेयर बोथ द पेरेंट्स हैव अबेंडेंड द चाइल्ड। अगर दोनों ही पेरेंट्स ने चाइल्ड को त्याग दिया हो, अबेंडन कर दिया हो, तब भी जो गार्जियन होता है उसका, वो अडॉप्शन में दे सकता है उसको। देन क्या है, वेयर बोथ द पेरेंट्स हैव रिनाउंस द वर्ड। अगर दोनों ही पेरेंट्स ने वर्ड को ही त्याग दिया है, मतलब एक तरीके से संन्यास उन्होंने ले लिया हो, तब भी हम ये कहेंगे कि वो अडॉप्शन में दिया जाएगा चाइल्ड। और फिफ्थ कंडीशन क्या है कि वेयर बोथ द पेरेंट्स हैव बिकम अ अनसाउंड माइंड। अगर दोनों ही पेरेंट्स अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं, यानी दिमागी तौर पे वो अब कैपेबल नहीं है कि वो बच्चे का पालन पोषण कर पाएंगे, तो उस टाइम पे भी गार्जियन जो है अडॉप्शन में चाइल्ड को दे सकता है। तो दीज आर दी मेजर सोर्सेज जिसमें हम जो गार्जियन है वो पर्टिकुलर चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकता है, या आप एक्सेप्शन में आपको याद रखना है। ओके, फिर यहाँ पे एक नोट पॉइंट दिया हुआ है। देखिए, नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि इन सच केसेस ऑल्सो द गार्जियन कैन गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। जब परमिशन ऑफ द कोर्ट होगी तभी चाइल्ड जो गार्जियन है वो अडॉप्शन में चाइल्ड को दे सकता है। याद रखिएगा, जब तक कोर्ट की परमिशन नहीं होगी तब तक वो अडॉप्शन में उसे नहीं दे सकता है। Before granting permission, the court will ensure that the adoption is not for money and that is for the welfare of the child is ensured. जब एक बार परमिशन मिल जाएगी तो कोर्ट ये देखेगा कि ये काम मनी के लिए ना किया गया हो, जबकि आपके चाइल्ड के वेलफेयर के लिए किया गया कार्य होगा ये। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये बात को नोटिस करके चलना है। देन हम फोर्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं। देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या है, सम अदर कंडीशन फॉर अडॉप्शन। अगर अदर कंडीशंस देखें हम कि हम किन किन केसेस में उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, तो देखिए अडॉप्शन पे कुछ लिमिट्स लगाई गई हैं और कुछ एज गैप्स भी हैं। ठीक है, तो अगर लिमिट्स की बात हम करते हैं तो अडॉप्शन ऑफ अ सन का अडॉप्शन आप कैसे करोगे और डॉटर का अडॉप्शन कैसे करोगे। तो देखिए क्या लिखा है कि अ पर्सन कैन नॉट अडॉप्ट अ सन और सन्स। अब देखिए, मैंने ये जो इतनी बातें बोली हैं, इससे आपको क्या पता लग रहा है कि देखिए सन का अडॉप्शन वो कब कर सकता है एक पर्सन। तो एक पर्सन सन यानी एक लड़के को अडॉप्ट तब कर सकता है जब या तो उसका खुद का सन ना हो। ठीक है, अगर उसका खुद का सन है तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता, या फिर उसके बेटे का बेटा ना हो। ठीक है, अगर बेटे का बेटा है तो भी वो पर्टिकुलर पर्सन नहीं अडॉप्ट कर सकता, और या फिर उसके बेटे के बेटे का बेटा भी ना हो, तब भी वो पर्सन अडॉप्ट नहीं कर सकता। अगर इन केसेस इसमें से तीनों में से उसके पास कोई भी एक एसेट है, कोई भी एक पर्सन है, तो वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा सन को। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। देन अगर डॉटर के अडॉप्शन की बात करें तो डॉटर किन किन केसेस में अडॉप्ट की जा सकती है। तो अगर आपकी खुद की डॉटर है तो आप एक डॉटर को अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप अपने बेटे की डॉटर अगर आपकी है तो भी आप एक डॉटर को अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। याद रखिएगा, यहाँ डॉटर्स डॉटर नहीं है, यहाँ सन्स डॉटर है। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम करके आ सकता है कि वहां पे वो डॉटर्स डॉटर दे दे। ठीक है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है वो सन्स डॉटर होके आ जाएगी। ओके, फिर हम बात करते हैं अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड ऑफ सेम सेक्स। अब देखिए किन किन केसेस में अडॉप्शन होता है और क्या क्या एज गैप्स दिए जाते हैं, यहाँ पे आपको ये देखना है। तो बात करते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मेल अडॉप्शन अडॉप्टिंग अ मेल चाइल्ड। अगर एक मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करता है
तो क्या होना चाहिए, उसके बीच में कोई भी मिनिमम गैप नहीं होना चाहिए। मतलब मैंडेटरी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि एक मान लीजिए कोई एक आदमी है, वो एक सन को अडॉप्ट करना चाहता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच में कोई मिनिमम एज गैप हो। लेकिन अगर वहीं पे अपोजिट सेक्स की बात आ जाती है, यानी कि एक मेल अगर एक फीमेल डॉटर को अडॉप्ट करना चाहता है, या फिर एक फीमेल एक मेल सन को अडॉप्ट करना चाहती है, ध्यान दीजिएगा बातों को क्या कह रही हूँ मैं, तो उस केस में थोड़े से मिनिमम एज गैप होनी ही चाहिए उनके बीच में। और वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 21 साल की, ठीक है। तो ये 21 ईयर्स का एज गैप होना चाहिए, और अगर ये नहीं हुआ तो वैसा अडॉप्शन वॉइड अडॉप्शन माना जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए पहला एग्जाम्पल कह रहे हैं, ये महेश एज 30 ईयर्स एंड अडॉप्ट राजू एज 12 ईयर। तो महेश भी मेल है, राजू भी मेल है, कोई मिनिमम अडॉप्शन इसमें नहीं चाहिए था, कोई एज गैप नहीं चाहिए था, तो ऐसा अडॉप्शन वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो वो कर सकता है अडॉप्ट। देन बी क्या है, राजन एज 25 ईयर्स एंड मोहिनी एज 10 ईयर्स। तो आप देख रहे हो 25 ईयर्स के राजन है और वो 10 साल की मोहिनी को अडॉप्ट अगर कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो एज गैप है वो तो 15 साल का ही है, और इस वजह से हमारा जो अडॉप्शन है वो वॉइड हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अडॉप्शन वैलिड नहीं होगा। फिर हम सी अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो संदीप की एज है 40 साल की, और उसकी जो रोशनी को अडॉप्ट करना चाहता है जिसकी एज 1 ईयर की है। तो आप देख रहे हैं इनके बीच में 39 ईयर्स का एज गैप है, एंड दिस अडॉप्शन इज ऑल्सो वैलिड, तो वो वैलिड है, वो अडॉप्ट कर सकते हैं। देन संजना की बात करते हैं, संजना एज 28 ईयर्स। अब एक फीमेल मेल को करे मतलब अडॉप्ट कर रही हैं, तो क्या होगा, संजना की एज है 28 साल और वो अडॉप्ट करना चाहती हैं 12 साल के जॉय को। तो उस टाइम पे ये भी अडॉप्शन इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि वॉइड हो जाएगा, क्योंकि इनके जो बीच का गैप है वो 16 ईयर्स का है, 21 ईयर्स का नहीं है। इस वजह से ये एज गैप भी आपका वॉइड एज गैप के अंडर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपने इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन की। अब क्या क्या होते हैं इफेक्ट अडॉप्शन करने पे, तो देखिए एज सून एज द अडॉप्शन इज मेड ऑल द टाइज ऑफ द चाइल्ड इन द फैमिली ऑफ द बर्थ आर सेवर्ड। एक बार अडॉप्शन हो गया तो सारे ही जितने भी चाइल्ड के रिलेशंस हैं उसके पास्ट के, वो ख़त्म हो जाएंगे और उसके फ्यूचर रिलेशन विल बी सिक्योर्ड, ठीक है। और उसके साथ साथ इट विल बी डीम्ड एज इफ़ द चाइल्ड नेवर टुक बर्थ इन दैट फैमिली। और ज़रूरी नहीं है कि वो कभी उस फैमिली में जो है बर्थ नहीं लेना चाहिए वो चाइल्ड, ठीक है। तो ये अडॉप्शन का मेन क्राइटेरिया होता है। फिर हम बात करते हैं न्यू टाइज विल बी क्रिएटेड इन द फैमिली अडॉप्शन। नए नए टाइज बन जाएंगे, आपको पता है न्यू मदर होंगी, न्यू फादर होंगे, और उस चाइल्ड के नए भाई बहन, और ये सारे उसके क्राइटेरियाज हो रहे होंगे, ठीक है। फिर इट विल प्री अज्यूम्ड एज इफ द चाइल्ड टुक बर्थ इन हिज फैमिली एंड अडॉप्टेड चाइल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द नेचुरल चाइल्ड। तो जब कोई भी एक चाइल्ड एक फैमिली में अडॉप्ट कर लिया जाता है, तो वो अडॉप्टेड चाइल्ड एक नेचुरल चाइल्ड की तरह उसको रखा जाता है। मतलब हम कोशिश ये करते हैं कि उसको कभी फील ना होने दें कि ही इज़ अडॉप्टेड, ठीक है। तो ऐसा फील नहीं होने देते, और वो एज अ नेचुरल चाइल्ड जैसे उनके खुद का पार्ट हो, तो उस तरीके से उसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये आपके इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन में कवर होता है। देन नेचर ऑफ अडॉप्शन की बात करते हैं कि अडॉप्शन किस नेचर का होता है। तो अडॉप्शन वंस मेड इज फाइनल एंड कॉन्क्लूसिव। एक बार अडॉप्शन हो गया तो वो फाइनल है और वो कॉन्क्लूसिव है, ठीक है। द अडॉप्टिव फैमिली कैन नॉट कैंसिल द अडॉप्शन। जो अडॉप्ट करने वाली फैमिली है ना, वो कभी अडॉप्शन को कैंसिल नहीं कर सकती है। एक बार अडॉप्शन आपने कर लिया तो वो फाइनल है, वो एकदम पत्थर की लकीर हो जाता है, दैट इज फाइनल एंड कॉन्क्लूसिव, ठीक है। और द अडॉप्टेड चाइल्ड कैन नॉट रिनाउंस द अडॉप्टिव फैमिली एंड रिटर्न टू द फैमिली ऑफ बर्थ। और ये चाइल्ड पे भी लागू होता है कि वो अगर उसको पता है कि वो अडॉप्टिव फैमिली में रह रहा है, तो वो कभी उसको त्याग कर दूसरी फैमिली में नहीं जाएगा, और वो मतलब उस फैमिली में नहीं जाएगा जिस फैमिली में उसने बर्थ लिया था, ठीक है। तो यहाँ से दोनों ही चाइल्ड और फैमिली दोनों के ही ऊपर फाइनल और
कंक्लूसिव वाला टैग लग जाता है। देन नोट पॉइंट अगेन, नो रिलीजियस सेरेमनी और डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अडॉप्शन। ध्यान दीजिए, कोई रिलीजियस सेरेमनी या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है अडॉप्शन के लिए। रादर व्हाट नीड इज टू प्रूव दैट द चाइल्ड वाज एक्चुअली गिवन एंड टेकन इन अडॉप्शन। क्या मेन क्राइटेरिया होना चाहिए कि चाइल्ड जो है वो दे दिया गया है या फिर ले लिया गया है अडॉप्शन में, ये मेन उनका फुलफिलमेंट होना चाहिए। यानी ये पूरी तरीके से आपके ऊपर बेस है कि आप किस तरीके से उस चाइल्ड का पालन पोषण कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी फैमिली में। तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपने थर्ड एक्ट की। तो थर्ड एक्ट हमारा था हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। तो अब देखिए कितनी तरीके की गार्जियंस होते हैं, टाइप्स ऑफ गार्जियंस की बात करते हैं। तो पहला हमारा होता है नेचुरल गार्जियन, सेकंड होता है हमारा टेस्टामेंटरी गार्जियन, थर्ड होते हैं हमारे स्टैट्यूटरी गार्जियन और फोर्थ हमारे होते हैं डी फैक्टो गार्जियंस। तो सबको हम समझते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम नेचुरल गार्जियंस की। तो नेचुरल गार्जियंस कौन होते हैं? दीज मीन्स पेरेंट्स, चाहे वो फिर फादर हो, मदर हो या फिर मदर, प्राइमरली द फादर इज द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड। ज़्यादातर जो है प्राइमरली तौर पे फादर को गार्जियन ऑफ द चाइल्ड माना जाता है। हाउएवर इफ द फादर इज इनकेपेबल, अगर फादर इनकेपेबल है या फिर अनसाउंड माइंड के हैं, देन द मदर बिकम्स द गार्जियन। तो उस केस में मदर जो है वो गार्जियन बनकर आ जाती हैं। फिर अगर हम टेस्टामेंटरी गार्जियंस की बात करें, ये कौन होते हैं? तो दीज मीन्स गार्जियंस अपॉइंटेड बाय विल। तो ये वो गार्जियंस होते हैं जो विल के तौर पे मतलब उनको अपॉइंट किया जाता है। मतलब जो हमारी विल है, हमारा चाह है, हमने उस बेसिस पे अपने गार्जियन को अपॉइंट किया है, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज माई गार्जियन। तो वो विल के अकॉर्डिंग होगा, इस वजह से वो टेस्टामेंटरी गार्जियन कहलाएगा। फिर बात करते हैं हम स्टैट्यूटरी गार्जियन भी होते हैं। दिस मीन गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। अगर कोर्ट उसको अपॉइंट कर रहा है तो दैट पर्टिकुलर गार्जियन इज नोन एज द स्टैट्यूटरी गार्जियन, ठीक है। और डी फैक्टो गार्जियन कौन होते हैं? तो दिस मीन्स द पर्सन ऑन हिज ओन एज्यूम्स द गार्जियनशिप ऑफ द चाइल्ड। अगर एक पर्सन खुद की चाह पर किसी चाइल्ड का गार्जियन बनना चाहता है तो वो डी फैक्टो गार्जियन कहलाएगा। याद रखिएगा टेस्टामेंटरी गार्जियन और डी फैक्टो में अंतर है। टेस्टामेंटरी में चाइल्ड चाहेगा कि वो पर्टिकुलर पर्सन उसका गार्जियन बन जाए, और डी फैक्टो गार्जियन में गार्जियन चाहेगा कि वो उस पर्टिकुलर चाइल्ड का गार्जियन बन जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसके बीच में जो छोटी सी पतली सी लाइन है उसको समझना है। For example, where after the death of the parents, the grandmother starts looking after the children. तो ऐसे में ग्रैंड मदर उनकी de facto गार्जियन हो जाएंगी, क्योंकि वो फिर चाइल्ड को देखेंगी। तो नोट यहाँ पे देखिए एक और नोट पॉइंट आता है, और जो भी नोट पॉइंट्स होते हैं दीज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? जनरली द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड बिलो 5 years ऑफ एज, जो कस्टडी होती है चाइल्ड की 5 साल से कम की, इज गिवन टू द मदर। वो किसको दी जाती है? मदर को दी जाती है कस्टडी। अगर चाइल्ड इन केस मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ है और उनका डाइवोर्स हो जाता है और चाइल्ड 5 years से कम है, तो उस केस में कस्टडी हमारी मदर को मिल जाती है चाइल्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये नोट पॉइंट याद रखना है। फिर हम अपने फोर्थ एक्ट की बात करते हैं, द हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। इन 2005 फीमेल वॉज मेड दी इंटाइटल टू एन इक्वल शेयर इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी अपॉन पार्टीशन। अब देखिए 2005 में ये चीज़ लागू हो गई, दैट फीमेल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हिज फादर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पार्टीशन के बाद दे बिकेम कॉपार्सिनर्स। अब ध्यान दीजिए इस कीवर्ड पे, यही कीवर्ड आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। कोपार्सिनर्स क्या होते हैं? तो कोपार्सिनर्स का मतलब होता है अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में शेयर्स ले उसको हम बोलते हैं कोपार्सिनर्स। तो कोपार्सिनर्स बन गई फीमेल आफ्टर 2005, ठीक है, 2005 के बाद। तो रूल्स ऑफ सक्सेशन की बात करते हैं, तो डिविजन ऑफ प्रॉपर्टी अपॉन द डेथ ऑफ द पर्सन। जब प्रॉपर्टी का डिवीजन कैसे होता है? जब डेथ ऑफ द पर्सन होती है। तो देखिए, इफ द डिकीज्ड हैड प्रिपेयर्ड अ विल, अगर जो पर्सन है जिसकी डेथ हुई है उसने विल तैयार करके वो गया था, देन द डिवीजन ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी विल बी एज पर द विल। तो डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी वाज बेस्ड अपॉन टोटल
upon the will that was made by that person who is dead now. ठीक है, तो जो डेड हो गया है उसकी विल के अकॉर्डिंग जो प्रिपेयर किया गया है उस अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी का डिवीजन हो जाता है. इफ द पर्सन डाइज इंटेस्टेड, यानी कि एक पर्सन अचानक से मर गया और उसकी कोई भी विल नहीं बनी थी, देन द डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी बिटवीन द क्लास 1 हेयर एंड क्लास 2 हेयर्स इफ रिक्वायर्ड. तो डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाती है 3 तरीके से, क्लास 1 हेयर्स में और क्लास 2 हेयर्स में. अब क्लास 1 हेयर्स में क्या होता है कि मदर, विडो और चिल्ड्रन, ठीक है, तो ऐसे में बंटता है. ठीक है, और क्लास 2 हेयर्स में फादर, ब्रदर और सिस्टर, इस तरीके से बंटता है. ठीक है, तो आपको ये जो 3 क्राइटेरिया हैं, क्लास 1 हेयर में कौन कौन कवर होता है और क्लास 2 हेयर्स में कौन कौन कवर होता है, ये आपको याद रखना है. बाकी इसके बारे में आप फर्दर अपनी क्लासेस में पढ़ोगे, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, आपके आगे के एग्जाम्स में आएंगी, लेकिन आपको अभी जो एंट्रेंस पर्पज से फोकस करके चलना है वो इस बात पे है कि क्लास 1 और क्लास 2 हेयर्स में कौन कौन कवर होता है. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मुस्लिम लॉ की. तो ये सारी बातें जो हमने अभी इससे पहले पढ़ी वो थी हिंदू लॉ की. हिंदू लॉ के बारे में हमने पूरा क्रक्स पढ़ा है. अब हम पढ़ते हैं मुस्लिम लॉ. तो हु इज़ अ मुस्लिम, मुस्लिम कौन होता है. जैसे हमने वहाँ पे पूछा था हु इज़ अ हिंदू, वैसे ही हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे हु इज़ अ मुस्लिम. तो मुस्लिम बाय बर्थ भी हो सकता है या फिर मुस्लिम बाय कन्वर्जन भी हो सकता है. तो अगर मुस्लिम बाय बर्थ है पर्सन तो क्या होगा, बोथ द पेरेंट्स आर मुस्लिम, दोनों ही पेरेंट्स मुस्लिम होंगे. द चाइल्ड इज ऑटोमेटिकली मुस्लिम, तो चाइल्ड भी अपने आप ही मुस्लिम हो जाएगा. या फिर एक क्राइटेरिया हो सकता है कि एक पेरेंट मुस्लिम हो, द चाइल्ड हैज़ बीन ब्रॉट अप एज अ मुस्लिम, और चाइल्ड को मुस्लिम के जो तौर तरीके हैं उसके बेसिस पे उसको बड़ा किया गया हो, तो वो हो जाएगा चाइल्ड बाय बर्थ के अंदर कवर. ठीक है, फिर हम बात करते हैं मुस्लिम बाय कन्वर्जन की. तो देखिए, कन्वर्ट टू इस्लाम, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन इस्लाम में कन्वर्ट हो गया है तो फिर वो मुस्लिम के सारे क्राइटेरियाज मुस्लिम लॉ के उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे. या फिर अगर वो पर्सन पर्टिकुलर रिकन्वर्ट हो गया, जैसे मैंने अपने हिंदू लॉ में भी कवर किया था कि कैसे रिकन्वर्जन होता है. तो आपको याद होगा रिकन्वर्जन होने के लिए क्या है. मान लीजिए कोई एक पर्सन है अली, और उस अली ने अपने आप को रमेश बना लिया कन्वर्जन करके, लेकिन फिर से वो कन्वर्ट होके अली बन गया, तो ये जो पूरा कन्वर्जन है वो रिकन्वर्जन का केस आ जाएगा और वो पर्टिकुलर पर्सन वापस से उसके ऊपर मुस्लिम लॉ अप्लाई होने लगेंगे. ठीक है, तो आपको यही इसी तरीके का एग्जाम्पल मैंने हिंदू लॉ में भी लिया था. फिर टाइप्स ऑफ मुस्लिम्स की बात करते हैं. तो देखिए, 2 तरीके के मुस्लिम होते हैं एज यू ऑल नो. सियाज होते हैं, सुन्नीज होते हैं. सियाज जो होते हैं वो लेस पॉपुलेशन इन इंडिया है. इंडिया में सियाज की पॉपुलेशन आपको बहुत कम मिलेगी. लेकिन वहीं सुन्नीज की बात करते हैं, इफ देयर इज एनी मुस्लिम इन इंडिया ही इज ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम टू बी अ सुन्नी, जो कि हनाफी सुन्नी कहलाता है. तो अगर कोई पर्टिकुलर मुस्लिम इंडिया में रहता है तो वो पर्टिकुलर मुस्लिम हमारा सुन्नी कहलाता है, जिसको हम हनाफी सुन्नी भी बोलते हैं. ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसेंशियल्स ऑफ निकाह की. तो निकाह में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं. तो इजुबो कबूल होती है एक. इजुबो कबूल क्या होती है. इजुब का मतलब होता है ऑफर बाय द हस्बैंड. कबूल का मतलब होता है एक्सेप्टेंस बाय द वाइफ. ठीक है, ऑफर बाय द हस्बैंड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर बाय द वाइफ मेड देयर रिलेशनशिप एज अ मैरिज. तो बात करते हैं इट रिजल्ट इनटू अ ABD कॉन्ट्रैक्ट. तो इनके बीच में हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट. जैसे मैं जब हिंदू लॉ कवर कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा हिंदू होता है, हिंदू में मैरिज होती है वो सैक्रामेंटल नेचर की होती है, यानी वो पवित्र हम उसको प्रधान देते हैं. ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे एक तरीके का सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है विच इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट. और अगर सिविल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो ABD कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. ABD रैंडम वर्ड यूज कर रहे हैं हम. देन उसके बाद क्या होगा, इजुबो कबूल में इज द सेंट्रल फीचर ऑफ निकाह.
निकाह का जो सबसे मेन फीचर है वो क्या है, इजिब ओ कबूल है, ठीक है। इजिब ओ कबूल हमारा सेंट्रल फीचर है निकाह का। अगेन आई एम स्ट्रेसिंग आउट, इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन द एग्जामिनेशन इट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। इट इज नेसेसरी दैट इजिब ओ कबूल मस्ट बी इन द सेम सिटिंग, याद रखिएगा ये नेसेसरी है, यानी नेसेसरी कंडीशन है कि इजिब ओ कबूल हमेशा सेम सिटिंग में हो, एक साथ बैठकर हो। सेम सिटिंग का मतलब क्या होता है, पार्टीज मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट बिफोर ईच अदर, नो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, फिजिकली जरूरी नहीं है पार्टीज एक दूसरे के साथ हो। इंटरनेट एंड टेलीफोनिक निकाह आर परमिसिबल, देखिए ध्यान दीजिए, इंटरनेट और टेलीफोनिक निकाह जो होते हैं वो भी परमिसिबल हैं इसके अंदर। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, देखिए यहाँ पे जो सेम सिटिंग है ना, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस होना चाहिए दोनों ही पार्टीज के साइड से, ठीक है। तो ए और बी अगर दो पार्टीज हैं तो दोनों ही साइड से एक्सेप्टेंस होगा, तो दैट पर्टिकुलर मैरिज इज कॉल्ड निकाह अंडर सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं हम महर की। तो महर क्या होता है, महर इज अ प्रॉमिस। महर क्या होता है, महर इज अ प्रॉमिस मेड बाय द हस्बैंड एट द टाइम ऑफ द मैरिज टू पे अ फिक्स सम ऑफ मनी। अब देखिए महर एक प्रॉमिस होता है जो कि हस्बैंड अपनी वाइफ को करता है, और ये प्रॉमिस में वो क्या करता है कि कहता है कि वो फिक्स सम ऑफ मनी देगा, उसे प्रॉपर्टी देगा, ड्रेस देगा, ज्वेलरी देगा एक्सेट्रा टू द वाइफ एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स, जब डाइवोर्स होगा या फिर उसकी डेथ के बाद, ठीक है। महर इज एन इम्पॉर्टेंट लीगल राइट ऑफ अ मुस्लिम वाइफ, देखिए ध्यान दीजिए, महर जो है एक इम्पॉर्टेंट लीगल राइट है एक मुस्लिम वाइफ के लिए, एंड देयर कैन नॉट बी निकाह विदाउट महर, बिना महर के निकाह नहीं होता है। तो बिना महर के निकाह नहीं होगा, इस प्रॉमिस के निकाह नहीं माना जाएगा। महर इज गिवन एज अ साइन ऑफ द रिस्पेक्ट टू द वाइफ, ये महर क्या है, एक तरीके का साइन है रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर फीमेल, ठीक है। वो पर्टिकुलर जो मुस्लिम फीमेल हैं उनको वो एज अ रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। देन विटनेस की बात करते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया था सियाज एंड सुन्नीस, तो सियाज में किसी भी तरीके का विटनेस नहीं चाहिए, द विटनेस आर नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ निकाह। निकाह के टाइम पे सिया मुस्लिम्स में कोई भी विटनेस नहीं चाहिए होता है। लेकिन अगर हम सुन्नी मुस्लिम्स की बात करते हैं तो उसमें 2 मेल या 2 फीमेल होनी चाहिए प्लस 1 मेल होना चाहिए। द विटनेस मस्ट बी मुस्लिम, जो विटनेस हैं वो मुस्लिम होने चाहिए। बुलुग एंड ऑफ साउंड माइंड, याद रखिएगा वो साउंड माइंड का होना चाहिए और उनसे बिलोंग करता हुआ होना चाहिए, ठीक है। देन बात करते हैं रिलीजियस सेरेमनी की। तो रिलीजियस सेरेमनी क्या होती है इनमें, तो नो रिलीजियस सेरेमनी इज प्रेस्क्राइब फ्रॉम निकाह, निकाह के लिए कोई रिलीजियस सेरेमनी प्रेस्क्राइब नहीं की गई है अंडर द मुस्लिम लॉ, बट जनरली अ काजी इज प्रेजेंट हु रिसाइट कलमा फ्रॉम कुरान, ठीक है। तो जनरली ज़्यादातर क्या होता है, काजी प्रेजेंट होता है जो कि रिसाइट करता है कलमा को, जो कि कुरान में लिखी हुई होती है। नॉन इंसिस्टेंस ऑन रिलीजियस सेरेमनीज हैज लेंट कॉन्ट्रैक्चुअल स्टेटस। अब देखिए इसमें किसी भी तरीके की सेरेमनी ना होने की वजह से इसको एक कॉन्ट्रैक्चुअल स्टेटस दे दिया गया है मुस्लिम लॉ को, कि ये कॉन्ट्रैक्ट है टू मुस्लिम निकाह एज अपोज टू हिंदू वेडिंग विच इज कंसीडर्ड एज सेक्रामेंट। जबकि जो हिंदू वेडिंग्स होती हैं वो काफ़ी सेरेमनीज होती हैं, उसमें आप देखते होंगे, और इस वजह से वो हो जाती है सेक्रामेंट इन नेचर, जबकि मुस्लिम वेडिंग्स होती हैं जो वो होती हैं हमारी एक कॉन्ट्रैक्चुअल स्टेटस, ठीक है। एज ऑफ फॉर मैरिज की बात करते हैं तो मैरिज की एज क्या है, तो बिलो 7 या बिटवीन 7 to 15 ईयर्स जो एज है मैरिज ऑफ बाय चाइल्ड होनी चाहिए, नहीं, ठीक है। तो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 इज नॉट कंसिडर्ड एज मैरिज। मैरिज बाय गार्जियन नहीं, तो दोनों ही केस में अगर बिलो 7 है तो नहीं होगी। बिलो 7 to 15 ईयर्स मैरिज बाय चाइल्ड नॉट कंसिडर्ड, मैरिज बाय गार्जियन इज कंसिडर्ड, ठीक है। अंडर मुस्लिम लॉ द गार्जियन कैन कॉन्ट्रैक्ट द मैरिज ऑफ देयर चिल्ड्रन। ध्यान दीजिएगा मुस्लिम लॉ में 7 से 15 साल में
जो गार्जियंस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं अपने पर्टिकुलर चाइल्ड की मैरिज का। तो ध्यान दीजिएगा, हाँ चिल्ड्रन खुद से नहीं, लेकिन हाँ गार्जियंस उसकी करवा सकते हैं। देन बी की पॉइंट की बात करते हैं, दिस हैज गिवन बर्थ टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ख्यार उल बुलग। यहीं से ख्यार उल बुलग का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होके आता है। तो ख्यार उल बुलग का कॉन्सेप्ट क्या है? दिस इज एन ऑप्शन गिवन टू द मुस्लिम चाइल्ड whose marriage was contracted during the minority by the guardians to avoid that marriage upon the attaining the puberty. This option is available to both the males and the female. देखिए, जो मुस्लिम्स होते हैं उनमें वो ऑप्शन देते हैं उनको कि क्या आप हमारे द्वारा फिक्स की गई जो आपकी निकाह है उसको आप रेडी रहो आप उसके लिए, वो अपने चाइल्ड को ऑफर देते हैं। ठीक है, अगर वो चाइल्ड प्यूबर्टी अटेन ना करे उससे पहले, और अगर वो करना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो वो कर सकता है। और ये ऑप्शन दोनों को ही दिए जाते हैं, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, मेल हो चाहे या फीमेल हो। अब 15 ईयर्स ऑफ एज को बोलते हैं हम बुलग, उसको हम बोलते थे ख्यार उल बुलग। ठीक है, तो जो बुलग होती है वो क्या है? मैरिज बाय चाइल्ड, तो चाइल्ड कर सकता है। ठीक है, अब 15 ईयर्स ऑफ एज। अंडर मुस्लिम लॉ चिल्ड्रन कैन मैरी वंस दे अटेन द एज ऑफ 15 ईयर। मुस्लिम लॉ में एक बार चिल्ड्रन ने अगर 15 साल अटेन कर लिया तो दे कैन मैरिज। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या है कि 15 ईयर्स हैज बीन चूजन एज द एज ऑफ द मैरिज बिकॉज दैट द एज इज द प्यूबर्टी। जो 15 साल की एज है वो मुस्लिम लॉ में इसलिए ली गई है क्योंकि ये एज ऑफ प्यूबर्टी मानी जाती है, दैट इज व्हेन द पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड प्रोक्रिएशन। तो जब पर्सन एक सेक्सुअली ओरिएंटेड हो सकता है मतलब उस एज में, तो वो पर्टिकुलर एज जो है उनकी मैरिज एज फिक्स करी गई है। यहीं पे अगर सी पॉइंट की बात करते हैं, हाउएवर इट इज टू बी नोटेड दैट इन इंडिया द एज ऑफ द मैरिज इज 18 ईयर्स फॉर फीमेल एंड 21 ईयर्स फॉर द मेल, एंड एनी मैरिज ऑफ एनी पर्सन बिलो दिस एज विल बी ट्रीटेड एज अ चाइल्ड मैरिज। तो इंडिया में तो चाइल्ड मैरिज का एक्ट बना रखा हुआ है, तो बिलो द एज ऑफ दिस उसको हम चाइल्ड मैरिज ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, लेकिन एज यू नो कि इतनी डाइवर्स कंट्री है, उसमें डाइवर्सिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है और इस वजह से मुस्लिम लॉ कभी कभी अवॉइड कर दिया जाता है। लेकिन वंस इट इज़ विटनेस, अगर एक बार पता चल गया कि दैट पर्टिकुलर मैरिज इज़ अ चाइल्ड मैरिज, तो उसको फिर अवॉइड कर दिया जाता है बाय द कोर्ट। ठीक है, तो उसको चाइल्ड मैरिज के अंडर कवर करके कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देगी। देन हम फिर फोर्थ अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नॉट विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री। अब क्या क्या है, किस किस केसेस में हम बोलेंगे दैट पर्टिकुलर थिंग इज निकाह। फॉर निकाह इट इज एसेंशियल दैट द पार्टीज टू मैरिज मस्ट नॉट बी विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री। निकाह के लिए ये एसेंशियल है कि वो प्रोहिबिटेड डिग्री में पार्टीज नहीं होनी चाहिए, मस्ट नॉट बी विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री। द प्रोहिबिटेड डिग्री अंडर मुस्लिम लॉ आर सेम एज द हिंदू लॉ। जो हिंदू लॉ में प्रोहिबिटेड डिग्रीज मैंने आपसे डिस्कस करी थी वही यहाँ पे मुस्लिम लॉ में भी लागू होती हैं, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे आप एक्सेप्शन याद रखिएगा, क्या है एक्सेप्शन? मैरिज बिटवीन द कजन्स आर अलाउड अंडर मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ में कजन्स के बीच में मैरिज अलाउ की जाती है, जबकि वही चीज़ आपके हिंदू लॉ में अलाउ नहीं की जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये चीज़ फोकस करके चलनी है। अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन क्या है? मुस्लिम लॉ रिकॉग्नाइज वन मोर प्रोहिबिटेड डिग्री दैट इज द फोस्ट्रेज। फोस्ट्रेज की डिग्री को भी मुस्लिम लॉ जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, दैट इज रिलेशनशिप थ्रू मिल्क। इफ एनी चाइल्ड बिलो 2 years इज ब्रेस्ट फीड बाय एनी वुमेन, हाउ नाउ शी बिकम हर फोस्टर मदर। ठीक है, अगर कोई भी चाइल्ड जो है वो 2 years से कम है और वो ब्रेस्ट फेड कर लेता है अब किसी भी वुमेन का, याद रखिएगा किसी भी वुमेन का, ज़रूरी नहीं है वो वुमेन उसकी मदर ही हो, किसी भी वुमेन का अगर उसने ब्रेस्ट फेड कर लिया एक बार, तो हाउ नाउ शी बिकम हर फोस्टर मदर, तो वो उसकी फोस्टर मदर बन जाएगी। तो फोस्ट्रेज की जो प्रॉपर्टी है दैट वाज अलाउड रिकॉग्नाइज्ड अंडर मुस्लिम लॉ। एंड नाउ द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अराइजेस, तो इस केस में कुछ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अराइज हो जाएंगी वंस ही फीड्स ऑन द ब्रेस्ट ऑफ अदर वुमेन। फॉर एग्जाम्पल, अ मुस्लिम कैन नॉट मैरी फोस्टर मदर।
एक मुस्लिम अपनी फोस्टर मदर को मैरी नहीं के साथ मैरिज नहीं कर सकता, या फोस्टर सिस्टर के साथ या फोस्टर ब्रदर के साथ मैरिज नहीं कर सकता है। तो याद रखिएगा ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, और ये जो आपको मैं लीगल वोकैब बताती रहती हूँ, व्हाट इज फोस्ट्रेज, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि फोस्ट्रेज वगैरह क्या है, बिकॉज वंस इट गेट एक्वायर्ड बाय यू, तो आप थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओगे इन सारे वर्ड्स को यूज करने में इन योर डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं क्या है इंटर रिलीजियस मैरिजेस। अब इंटर रिलीजियस मैरिजेस भी होती हैं एज यू नो। सियाज में कैन मैरी ओनली मुस्लिम, सियाज में तो सिर्फ मुस्लिम से ही मैरिज कर सकते हैं। बट इन सुन्नीज जो फीमेल्स होती हैं, सुन्नी में फीमेल कैन ओनली मैरी द मुस्लिम, लेकिन जो मेल होते हैं दे कैन मैरी द इंटर रिलीजियस मैरिजेस, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जो इनमें मेल्स होते हैं वो दूसरी कास्ट दूसरे रिलीजन की वुमेन से मैरी कर सकते हैं, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनको सिर्फ मेल मुस्लिम से ही मैरी करना है। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है अंडर सुन्नीज, लेकिन शियाज में दोनों को ही सिर्फ मुस्लिम से मैरी करना है। देन हम इंटर रिलीजियस मैरिज बाय सुन्नी मेल्स की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है किताबिया, ठीक है, और होते हैं नॉन किताबियाज। तो जो किताबियाज होते हैं दोज रिलीजन विच हैव देयर बेसिस इन दी होली बुक, मुस्लिम लॉ, मुस्लिम ज्यूज और क्रिश्चियंस। तो जो रिलीजियस हैव देयर बेसिस इन द होली बुक, उनका होली बुक है खुद का, वो रिलीजन्स किताबिया कहलाएंगे, और वो इंटर रिलीजियस मैरिज सुन्नी मेल करेंगे किताबिया। और नॉन किताबियाज क्या होंगे, जिसमें आइडल वॉरशिपर्स होंगे। आइडल वॉरशिपर्स कौन होते हैं, हिंदूज होते हैं, जैन्स होते हैं, सिख्स होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, ये सारे हमारे आइडियल वॉरशिपर्स होते हैं, तो उनको नॉन किताबिया में रखा जाएगा। और फायर वॉरशिपर्स भी होते हैं जो कि होते हैं हमारे पारसीज, तो ये इनके साथ नॉन किताबियाज के साथ मैरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा नीचे के जो क्रॉस को लगा हुआ है, और जबकि किताबिया के साथ ये मैरी कर सकते हैं, यानी जिनकी होली बुक है उनके साथ ये मैरी कर सकते हैं, लेकिन आइडल वॉरशिपर्स और फायर वॉरशिपर्स के साथ मैरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं मोटा मैरिज की। तो मोटा मैरिज क्या होती है, मोटा मैरिज इज अ टेम्परेरी मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड, इट इज सेड टू बी मैरिज फॉर प्लेजर, ठीक है। जो म्यूटा मैरिज होती है दैट इज अ टेम्परेरी मैरिज, ये एक टेम्परेरी मैरिज होती है अंडर मुस्लिम लॉ, और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड, कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए 2 साल 3 साल या 12 महीने जितने के लिए भी ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक प्लेजर के लिए होता है, खुशी के लिए होता है, ठीक है। इन विच सेक्ट, तो ये कहाँ होता है, ये होता है आपका सियाज में, सुन्नीज में ये नहीं होता है। सियाज ओनली सियाज रिकॉग्नाइज द म्यूटा मैरिज। तो म्यूटा मैरिज कभी वर्ड आ जाता है तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस, ठीक है। देन सुन्नीज की बात करते हैं। फॉर सुन्नीज दिस इज अ डिसअप्रूव फॉर द फॉर्म ऑफ मैरिज। सुन्नीज में ये जो मैरिज है पर्टिकुलर, दिस मैरिज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ गुड मैरिज, ठीक है, ये एक अच्छी मैरिज नहीं मानी जाती है। फिर कंडीशंस की हम बात करते हैं, तो कंडीशन में सेम कंडीशन एज इन द रेगुलर निकाह, कंडीशंस वही होती हैं जैसे रेगुलर निकाह में होती हैं, म्यूटा मैरिज में भी सेम वही चीज़ें चलती हैं, ठीक है। फिर हम 6th डिस्कस करते हैं लिमिट्स ऑफ द मैरिज अंडर इस्लाम। इस्लाम में मैरिज पर कौन कौन सी लिमिट्स लगाई गई हैं, तो मेल्स पे देखिए क्या लिमिट्स हैं। तो मेल्स पे है 4 मैरिजेस से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं वो, जबकि फीमेल्स जो हैं वो सिर्फ एक मैरिज कर सकती हैं, ओनली 1 मैरिज। मुस्लिम मेन कैन मैरी अप टू 4 टाइम्स। तो देखिए उनको जो है थोड़ी सी यहाँ पे सहूलियत दी जाती है और वो 4 मैरिजेस कर सकते हैं, जबकि जो मुस्लिम वुमेन्स होती हैं दे कैन मैरी ओनली 1, ठीक है। फॉर मुस्लिम वुमेन्स ओनली 1 मैरिज इज अलाउड एट अ टाइम। देन यहाँ पे पॉलीगैमी तो अलाउड है ना। पॉलीगैमी दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन 1 वाइफ इज परमिटेड अंडर इस्लाम। तो पॉलीगैमी तो अलाउड है, लेकिन पॉलीएंड्री अलाउड नहीं है। पॉलीएंड्री क्या होता है, हैविंग मोर देन 1 हस्बैंड इज प्रोहिबिटेड। तो पॉलीएंड्री अलाउड नहीं है, लेकिन पॉलीगैमी अलाउड है अंडर मुस्लिम लॉ।
फिर हम बात करते हैं तलाक अंडर मुस्लिम लॉ। तो जैसे आपको पता है ट्रिपल तलाक अबॉलिशन, यू नो वेल अबाउट दिस, लेकिन हमको इसका बैकग्राउंड समझना है, क्यों अबॉलिश हुआ, व्हाट आर द लूप होल्स अंडर दिस एक्ट। तो देखिए, तलाक अंडर मुस्लिम लॉ की अगर बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ तलाक क्या होते हैं। तलाक बाय हस्बैंड हो सकता है, तलाक बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट हो सकता है, या फिर तलाक बाय वाइफ थ्रू कोर्ट हो सकता है। तो तलाक बाय हस्बैंड अगर है तो तलाक उल सुन्नत होता है, अप्रूव फॉर्म ऑफ तलाक, ठीक है, तलाक उल सुन्नत कहते हैं उसे हम। और तलाक उल बिदात होता है। तलाक उल बिदात क्या है, डिसअप्रूव फॉर्म ऑफ तलाक, जिसे हम कहते हैं ट्रिपल तलाक, ठीक है, 3 बार तलाक बोलने पर तलाक हो जाना, ये एक डिसअप्रूव फॉर्म है। जबकि जो तलाक उल सुन्नत है दैट इज द अप्रूव्ड तलाक। तलाक उल बिदात जो है वो हमारा ट्रिपल तलाक में आता था और इसी को अबॉलिश किया गया है, ठीक है। तो तलाक उल बिदात अलाउ नहीं है। फिर कंस्ट्रक्टिव मोड ऑफ तलाक की बात करते हैं तो ईला और जिहार 2 होते हैं। तलाक बाय म्यूचुअल कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो खौला होता है और मुबारत होती है। तलाक बाय वाइफ थ्रू कोर्ट की बात करते हैं, द डिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट ऑफ 1939 में एक जो वाइफ है पर्टिकुलर, वो जाके आस्क कर सकती है फॉर द तलाक फ्रॉम हिज हस्बैंड। अगर तलाक बाय हस्बैंड की बात करते हैं तो तलाकुल सुन्नत होता है। तो तलाकुल सुन्नत क्या है, दिस इज द मोस्ट अप्रूव फॉर्म ऑफ तलाक इन मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में तलाकुल सुन्नत बहुत अप्रूव फॉर्म ऑफ तलाक माना जाता है, जैसे अभी मैंने पहले ही बताया था। और अंडर दिस मोड ऑफ तलाक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ तुहर, द पीरियड ऑफ प्योरिटी, व्हेन द वुमेन इज फ्री फ्रॉम menstruation, the husband pronounce तलाक to his wife। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर वुमेन जो तौहर की पीरियड में होती है, तौहर का पीरियड क्या होता है, जब वो मेंसुरेशन साइकिल से फ्री होती है, तो उस टाइम पे अगर उसके हस्बैंड ने तलाक प्रोनाउंस कर दिया है तो दैट इज कंसीडर्ड एज तलाक, ठीक है। तो ये उस मोड का तलाक होता है। आफ्टर फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट, अगर उसने पहली बार प्रोनाउंस कर दिया है, ही विल हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम कोहैबिशन एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वाइफ। तो उसको अब क्या करना होगा, वो एक बार प्रोनाउंस करने के बाद वो रिफ्रेन करेगा फ्रॉम कोहेबिशन, ठीक है, कोहेबिशन से दूर हटेगा और सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा विद हिज वाइफ। नाउ ड्यूरिंग द सेकेंड तोहर, जब वो सेकेंड तोहर होगा तो हस्बैंड हैज़ टू मेक सेकेंड प्रोनाउंसमेंट। तो हस्बैंड को सेकेंड प्रोनाउंसमेंट बोलनी पड़ेगी और थर्ड तोहर में थर्ड प्रोनाउंसमेंट विल बी मेड। एज सून एज द थर्ड प्रोनाउंसमेंट इज मेड, द थर्ड तोहर, डाइवोर्स विल बिकम फाइनल एंड इररिवोकेबल। एक बार तीसरी प्रोनाउंसमेंट अगर उसने कर दी तो वो डाइवोर्स पक्का हो जाता है, ठीक है, इररिवोकेबल हो जाएगा। द अप्रूवल इन दिस फॉर्म ऑफ तलाक स्टेप्स from the fact that this talaq is irrevocable till the third pronouncement is made by expressly taking it back or by resuming sexual intercourse with the wife। तो एक बार रिवोक हो गया है तो अब वापस से वो चीज़ें रिज्यूम नहीं हो सकती हैं। तो आपको यहाँ से वो याद रखना है, थर्ड प्रोनाउंसमेंट के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स विल बी अलाउड। देन तलाक उल बिदात क्या होता है, दिस इज द डिसअप्रूव मोड ऑफ तलाक। ये ट्रिपल तलाक इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन सियाज में तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है, एंड इन सुन्नीज ऑल्सो। ओनली हनाफी सुन्नीज जो होते हैं रिकॉग्नाइज दिस मोड ऑफ तलाक, वो ही सिर्फ इस मोड ऑफ तलाक को रिकॉग्नाइज करते हैं। इन दिस तलाक एज सून एज द हस्बैंड प्रोनाउंस तलाक 3 टाइम कॉन्टिन्यूसली, तलाक बिकम फाइनल एंड इररिवोकेबल। तो तलाक हो जाता है फाइनल और वो हो जाता है इररिवोकेबल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड प्रोनाउंस कर सकता है। द सैक्रेड मटीरियल रिलेशनशिप कम्स टू एंड इन वन स्ट्रोक। एक बार में पूरी जो सैक्रेड मटीरियल ऑफ रिलेशनशिप थी दैट इज एंडेड, ठीक है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। द रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस मोड ऑफ तलाक इज दैट इट गिवन नो अपॉर्चुनिटी for the revocation and invest husband with uncontrolled power of divorcing wife। तो ये गुस्से में भी हो जाता था, फोर्सफुली हो जाता था, तो दिस इज नॉट गुड। और ये रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं, ये सिर्फ हनाफी सुन्नीस जो होते हैं वही रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस केस, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, हेल्ड दैट द प्रैक्टिसेस ऑफ द तलाक बिदात इन मैनिफेस्टली आर्बिट्रेटरी एंड
Therefore अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉयलेटिव टू द आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आर्टिकल 14 का वॉयलेशन कर रहा था इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट इज द रूल ऑफ लॉ, और इस वजह से इसको वॉइड एंड नल घोषित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अगर हम बात करते हैं in pursuance of the same, a new law, the Muslim Women Protection of the Rights on Marriage Act 2019 was passed. This law declares that the practice of triple talaq is void and illegal. तो जो triple talaq की practice है, that is totally void and illegal, and any Muslim husband who pronounce triple talaq upon his wife shall be punished with imprisonment for the term which may extend to 3 years and shall also liable to fine. तो वो imprisonment 3 साल तक झेल सकता है और वो फाइन भी भरेगा उस काम के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये बातें याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं इला की। तो इला क्या है इन दिस तलाक? द हस्बैंड टेक्स अ वो दैट ही विल नॉट हैव एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ एंड देन ही रिफ्रेन फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट्स। तो इसमें जो है हस्बैंड कसम खा लेता है, वो ले लेता है कि वो कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा विद हिज वाइफ। दिस वो ऑफ abstinence फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स क्लियरली रिफ्लेक्ट disinterest of the husband in the marriage as healthy and happy sexual life lies in the base ऑफ दी हैप्पी मैरिज। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है डिसइंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा हस्बैंड का, ठीक है, मैरिज में। और इसके साथ साथ क्या है, इन सेक्सुअल इंटरकोर्स डज नॉट टेक प्लेस फॉर 4 मंथ, अगर 4 महीने तक नहीं होता है देन द डिवोर्स इज फाइनल। तो डिवोर्स इला में हो जाता है फाइनल। द तलाक कैन बी रिवोक बाय रिज्यूमिंग द मैरिटल लाइफ, और वापस से अगर मैरिटल लाइफ रिज्यूम हो जाती है तो तलाक वो जो है रिवोक हो जाएगा, हट जाएगा, वो माना नहीं जाएगा। जिहार की अगर बात करते हैं तो जिहार तलाक क्या होता है? द हस्बैंड मेक अ ऑब्जेक्शनेबल सेक्सुअल comparison of his wife with such a woman with whom he stand in prohibited degree, for example his wife, sister, niece, etc. तो देखिए जो जिहार तलाक होता है उसमें हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को कुछ उस तरीके से ट्रीट करता है जिस तरीके से वो उससे सेक्सुअल कंपैरिजन में एकदम सेक्सुअल कंपैरिजन करता है अपनी वाइफ के साथ या फिर अपनी सिस्टर के साथ या फिर नीस के साथ, ठीक है। तो एक तरीके से उसको दूर कर देता है, प्रोहिबिट कर देता है अपने आप से। और उसके साथ साथ आफ्टर सच कंपैरिजन सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द स्पाउसेस बिकम ज़िना, ठीक है। तो दैट इज़ द सिन, और ये पाप माना जाता है, सिन माना जाता है एक बार अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे वो। हेंस आफ्टर 4 मंथ ऑफ कंपैरिजन डिवोर्स कम्स इनटू इफेक्ट। तो ऐसे में डिवोर्स पूरी तरीके से हो जाता है। हाउएवर डिवोर्स कैन नॉट बी रिवोक्ड इफ द हस्बैंड परफॉर्म हद, अगर परफॉर्म कर देता है वो हद तो ये डिवोर्स रिवोक नहीं होगा, यानी वापस से माना नहीं जाएगा। रिलीजेज अ स्लेव, फीड 60 pupils और फास्ट फॉर 60 days, या तो 60 दिन तक। हद क्या होता है? हद का मतलब ये होता है कि वो अगर हद परफॉर्म कर देता है यानी कि 60 स्लेव्स को खिला देता है और उसके बंदियों को खिला देता है, मतलब खाना खिला देता है, या फिर वो 60 दिनों तक फास्ट रखता है खुद का, तो वो हद परफॉर्म कर देता है अंडर मुस्लिम लॉ, ठीक है। फिर तलाक बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट की बात करते हैं तो इसमें आता है आपका खुला और मुबारत। खुला क्या होता है? इन दिस फॉर्म ऑफ तलाक द वाइफ डिजायर डाइवोर्स एंड ऑफर ऑफ सेपरेशन कम्स फ्रॉम वाइफ। तो वाइफ जो है वो डाइवोर्स लेना चाहती है और ऑफर जो है सेपरेशन का वो वाइफ के साइड से ही आता है, ठीक है। वाइफ चाहती है टेकिंग द डिवोर्स। सिंस द वाइफ हैज नो राइट ऑफ डिवोर्स अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, शी परचेजेस तलाक फ्रॉम हस्बैंड बाय गिविंग अप हर मेहर। तो देखिए मुस्लिम लॉ में वाइफ को राइट नहीं दिया गया है कि वो डाइवोर्स दे सके अपने हस्बैंड को, तो वो क्या करती है, वो परचेज करती है ये चीज़ें कि वो तलाक देगी अपने हस्बैंड को, और वो जो मेहर जो प्रॉमिस किया था, जो मतलब जो आपको प्रॉपर्टी और जो मनी देने की बात कही थी ड्यूरिंग दियर मैरिज, वो अब वापस कर देगी टू हिज हस्बैंड। दैट इज हस्बैंड गिव्स तलाक टू हिज वाइफ एंड इन रिटर्न द वाइफ फॉरफिट्स हर मेहर। तो मेहर जो है वो वापस कर देगी टू हिज हस्बैंड, तो वो हमारा खुला कहलाएगा। फिर अगर वही मुबारत की बात करते हैं तो इन दिस केस बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर इक्वली डिसीरियस ऑफ डाइवोर्स एंड ऑफर ऑफ सेपरेशन में कम फ्रॉम
फ्रॉम ईदर पार्टी। सेपरेशन का ऑफर दोनों पार्टी में से कहीं से भी आ सकता है। हियर द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू महर, यहाँ पे जो वाइफ है वो महर वापस करेगी अगेन, ठीक है। तो मुबारक और खुला आपको यहाँ से समझ में आया होगा। फिर हम बात करते हैं तलाक थ्रू कोर्ट की। तो द मुस्लिम पर्सनल लॉ गिव्स नो राइट टू द तलाक टू वाइफ वाइल द हस्बैंड इंजॉयज द अनकंट्रोल्ड पावर इन दिस रिगार्ड। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हो रही हैं अंडर मुस्लिम लॉ, ठीक है। तो इन प्रैक्टिसेस को दूर करने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं, जैसे कि द डिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट ऑफ 1939 विच गिव्स राइट टू द डाइवोर्स एक्सक्लूसिवली टू द वाइफ को एक्सक्लूसिवली डाइवोर्स का राइट दे देता है। द ग्राउंड ऑफ द डाइवोर्स आर क्रूअलिटी। ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स क्या होंगे? वही जो हमारे हिंदू लॉ में थी कि क्रूअलिटी कर रहा है या फिर अडल्ट्री कर रहा है, नॉन पेमेंट ऑफ द मेंटेनेंस एक्सेट्रा। द टोटल नंबर ऑफ ग्राउंड्स आर 9। जो टोटल नंबर ऑफ ग्राउंड्स हैं वो कितने हैं? 9 ग्राउंड्स हैं। अगर हम इदात की बात करते हैं तो इदात क्या होता है, मीनिंग क्या है इदात की? इज अ पीरियड ऑफ सेक्युलेशन। ये सेक्युलेशन का पीरियड होता है ड्यूरिंग विच द मुस्लिम वाइफ इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैरिंग अगेन आफ्टर द डाइवोर्स और द डेथ ऑफ द हस्बैंड। एक बार अगर डाइवोर्स हो जाता है या डेथ हो जाती है उसके हस्बैंड की तो वो मैरी नहीं करेगी वापस से, ठीक है। वो फिर से विवाह अपना नहीं करेगी। पर्पस क्या होता है इदात का? द पर्पस ऑफ द इदात इज टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन अबाउट द पेरेंटिंग ऑफ द चाइल्ड। ये इसलिए होता है ताकि वो जो कंफ्यूजन होगी कि पेरेंटिंग कौन करेगा चाइल्ड की, वो हट जाए इन केस ऑफ कंसेप्शन एंड इन केस ऑफ डेथ एडिशनल पर्पस ऑफ मॉर्निंग। एडिशनल पर्पस ऑफ मॉर्निंग हो जाता है। देन पीरियड्स की बात करते हैं तो डेथ जो है वो 4 मंथ 10 दिन की होनी चाहिए और डाइवोर्स जो है वो 3 महीने का होना चाहिए, तब इन केसेस में इदात परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हलाला की। तो हलाला क्या होता है? इफ एंड आफ्टर डाइवोर्स अ मुस्लिम कपल विशेस टू रीमैरी। तो अगर डाइवोर्स के बाद मुस्लिम कपल रीमैरी करना चाहते हैं, मतलब एक दूसरे से ही मैरिज करना चाहते हैं, दे हैव टू फॉलो अ वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर एज फॉलोज। तो उनको एक बहुत स्ट्रिंजेंस, बहुत कठोर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। पहला है द वाइफ विल हैव टू ऑब्जर्व डाइवोर्स इदात ऑफ 3 मंथ। तो 3 महीने तक इदात फॉलो करती है वाइफ। उसके साथ साथ नाउ शी विल हैव टू मैरी। तो अब उसको मैरी क्या करना है? नाउ शी विल हैव टू मैरी, देखिए, नाउ शी विल हैव टू मैरी अनदर मैन। अब उसको क्या करना है कि दूसरे आदमी से मैरी करना है, ठीक है, अनदर मैन। और उसके बाद क्या है? द मैरिज बिटवीन द वाइफ एंड द थर्ड पर्सन मस्ट कंज्यूमेटेड। जो मैरिज है इनके बीच में वो कंज्यूमेटेड होनी चाहिए, यानी दोनों में की सहमति होनी चाहिए उसमें। आफ्टर कंज्यूमेशन द सेकेंड हस्बैंड विल डाइवोर्स दी वाइफ। फिर जो दूसरे हस्बैंड से जिससे उसने मैरिज किया था वो उसको डाइवोर्स देगा। फिर क्या होगा? द वाइफ विल अगेन ऑब्जर्व डाइवोर्स इदात फॉर 3 मंथ। और उसके बाद वो फिर से 3 मंथ का इदात लेगी। नाउ द वाइफ एंड द फर्स्ट हस्बैंड कैन री मैरी ईच अदर। तो देखिए कितना कठोर प्रोसीजर फॉलो करते हैं ये। द प्रोसेस ऑफ इदात इज कंसिडर्ड हाईली अनजस्टिफाइड। ये हाईली अनजस्टिफाइड प्रोसेस होता है एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इज इन द क्वेश्चन। और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इदात की, दैट इज टोटली अंडर द क्वेश्चन। इवन द हलाला होल इज अंडर द क्वेश्चन, आई थिंक। मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो मेंटेनेंस क्या होती हैं इसमें? मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम जो केस है वो क्या है? इन दिस लैंडमार्क जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एज फॉलोज द मुस्लिम वाइफ लाइक वाइफ्स और अदर रिलीजन इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि वो चीज़ें कैसे क्लेम कर सकती है। तो अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC कर सकती है, चाहे वो मुस्लिम लॉ हो चाहे वो हिंदू लॉ हो। द मुस्लिम वाइफ इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस टिल हर री मैरिज एज अलाउड बाय सेक्शन 125 एंड नॉट ओनली अप टू इदात, ठीक है। 3 महीने तक री मैरिज वाली नहीं, वो 125 के अकॉर्डिंग उसके केसेस चलेंगे। तो मेंटेनेंस का आपको मेन फॉलो करना पड़ेगा। और इसी वजह से जो यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट है ना, जो ये अपना आर्टिकल 44 है DPSP का,
वो डिमांड में रहता है कि किस तरीके से उसको लागू किया जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूअस हो जाती हैं सारी चीज़ें, वेग हो जाती है, इतने सारे लॉज अलग अलग फॉलो करना, डाइवोर्स के अलग हैं, हर चीज़ के अलग हैं, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ बिकमिंग नेसेसरी फॉर द इंडियन सिटीजन एज वेल। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और एनर्जी कंज्यूमिंग भी हो जाता है ये इतना सारा चीज़ें प्रोसीजर फॉलो करना। बेटर है कि यूनिवर्सल सिविल कोड हो तो दैट इज़ गुड, लेकिन वो मुश्किल होता है होना, आपको भी पता है, ठीक है। फिर री मैरिज वगैरह अलाउ करते हैं। फिर बात करते हैं द मुस्लिम वुमेन। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन और ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट भी था 1986 का, तो दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ मैं आपसे। द पार्लियामेंट ट्राइड टू बाईपास दी साहबानो जजमेंट। तो पार्लियामेंट ट्राई करता है कि वो कैसे साहबानो जजमेंट को बाईपास करेगा 1986 के। इट वॉज प्रोवाइडेड इन दिस लॉ दैट दो Muslim women can claim maintenance under section 125 CRPC, but they will entitled to maintenance only up to इदात। तो मेंटेनेंस उसको सिर्फ अप टू इदात मिलेगी, यानी 3 महीने तक मिलेगी। तो ऐसा कुछ वगैरह बनाया था बचने के लिए पार्लियामेंट ने। दिस प्रोविजन वाज अगेंस्ट द राइट ऑफ द मुस्लिम वुमेन, लेकिन ये जो प्रोविजन था वो पूरी तरीके से मुस्लिम वुमेन के राइट के अगेंस्ट था, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है। तो ओवरऑल आपका ये फैमिली लॉ का पूरा लेक्चर था, ठीक है। तो फैमिली लॉ मैंने डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ टॉर्ट जैसी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। आप तब तक इन चीज़ों को वापस से रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। हम इनके क्वेश्चंस यूट्यूब पे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। लाइव क्लासेस में भी मैं आपके डाउट लेती रहूँगी, वहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, वाइडली डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेरी आपकी आ रही है वहाँ पे हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। टिल देन, जय हिंद।